नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जिन विद्यार्थियों का हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी एक सलाह है, परामर्श है कि जिन विद्यार्थियों का हुआ है वो तत्काल एकदम एक मिनट भी जाया ना करें, अपने जो है मेंस पर भिड़ जाएं और वो कोशिश करें कि देखिए आपका जो जीएस फोर्थ पेपर है, मतलब इथिक्स वाला पेपर, एकदम केवल 8 ही वैल्यूम है और 8 वैल्यूम से नंबर कितने आने हैं? 200 नंबर के आने हैं। मतलब कि ठीक ठाक यहाँ पर आप जो है अप्रोच अपना बना सकते हो। जीएस 5, जीएस 6 छोटे छोटे वैल्यूम हैं, लेकिन अभी तक आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ये सब ही पढ़ते आए हो भैया। उस पर कम जो है आप फोकस ऑन रहो, कम टाइम दो, वहां पर रिवीजन ही आपको करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके एक छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नंबर गेन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बेहतर काम कर ले गए तो आपके जो है सिलेक्शन में एक काफ़ी जो है मतलब कि जो है सहूलियत महसूस होगी। ठीक है, फिलहाल मेरा क्या कहना है, मैं जो है इकोनॉमी चला रहा हूँ, उसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए वो क्लास दिया जा रहा है। और इसके अलावा ये तो आप जानते हैं कि इथिक्स वाला पेपर जो जीएस फोर्थ पेपर है केवल मेंस में ही पूछता है। ठीक है ना। तो मजे की बात है कि जो 8 वैल्यूम है, इस 8 वैल्यूम में हमने 4 वैल्यूम खत्म कर दिया है। मतलब कि आपका जो 50% है सिलेबस वो हमने जो है खत्म कर दिया है। और कितने क्लास में खत्म किया है? 18 क्लास में खत्म किया है। ठीक है ना। 4 वैल्यूम खत्म हो गया है। कौन कौन से वैल्यूम? नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, इसको हमने पूरा डिटेल से खत्म किया है। फिर एप्टीट्यूड, जिसको हम अभिवृत्ति कहते हैं, पूरा एकदम एनालिसिस और क्वेश्चन के साथ जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में खत्म किया है। फिर सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा आधारभूत मूल्य, इसको भी पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये सारा कुछ टॉपिक जो है डिटेल से, और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी जो है हमने ले लिया है और बता दिया है कि भैया देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो जो भी क्लास लिया गया है उसको देख करके देन आप एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना कि हमने देखिए नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध पढ़ा दिया है, और नीति शास्त्र हमने जब पूरा डिटेल से पढ़ाया, लगभग 6 से 7 क्लास यहाँ पे लिया है पहले वाले वैल्यूम पर। तो भैया मेरा यही 5-6 क्लास लिया है, तो मेरा यही कहना है कि पहले आप नीति शास्त्र पढ़ लीजिए ना, उसके बाद जो है आप लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल तथा नैतिकता पर जब आप आएंगे तो यहां पर देखिए इसका जो टॉपिक है लोक सेवा में नीति शास्त्र तथा मूल्यों का महत्व, भैया यहां पर आप नीति शास्त्र जाने रहेंगे ना, मूल्य जाने रहेंगे, देन आपको आसानी होगी ये 5वें वाले टॉपिक पढ़ने में। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि पहले आप नीति शास्त्र पर जाएं, इसकी परिभाषा को देखें, इसको समझें, उसके बाद जो है देन इन सब वीडियो को देखने का आप प्रयास करें। ठीक है। और जिस प्रकार ये नोट्स बनाया गया है, जिस प्रकार कंटेंट दिया गया है, जिस प्रकार ड्राफ्टिंग की गई है, उसी प्रकार आप जो है लेखन शैली में अपने जो है हैबिट में लाएं। मुझे लगता है कि अगर बेहतर ड्राफ्टिंग आप करेंगे, चित्रात्मक प्रस्तुति करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन होंगे। आते हैं थोड़ा सा हम लोग 5वें वैल्यूम को स्टार्ट करते हैं और एक एनालिसिस के बेस पर स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा में सिविल सेवा के मूल्य, सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता, ये आपका 5वां टॉपिक है। तो अब सवाल है कि इस 5वें टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। देखिए पढ़ना इतना सारा है, तो जैसे एक टॉपिक में इतना सारा पढ़ना है ना, वैसे हर टॉपिक जो 4 टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें ऐसे ऐसे सब टॉपिक पढ़ने थे। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है? पहला कि लोक सेवा में नीति शास्त्र व मूल्यों का महत्व, ये पढ़ना है आपको। फिर प्रशासनिक नीति शास्त्र या इसकी आवश्यकता, इसको पढ़ना है। फिर लोक सेवा मूल्य, इसको पढ़ना है। फिर नोलन समिति के 7 प्रमुख सिद्धांत, इसको पढ़ना है। फिर लोक सेवकों में नैतिक मानकों के पतन के कारण उत्पन्न क्या समस्याएं होती हैं, इसको पढ़ना है। फिर नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं, इनको पढ़ना है। फिर लोक सेवकों में नीति शास्त्र व मूल्यों को विकसित करने में प्रभावी रणनीतियां क्या हैं, इसको पढ़ना है। फिर सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंता, मतलब इथिकल कंसर्न, और जो है नैतिक दुविधा, जिसको जो है इथिकल डायनमा कहते हैं, इसको हमको पढ़ना। बार बार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, नियम, विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, जिसे कंसाइंस या अंतःकरण कहते हैं, जवाबदेहिता, तो ये सब जो है हमको वैल्यूज या जो है ये सब फैक्टर हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना भैया। तो मेरा ये कहना है कि हर वैल्यूम आप पढ़ने के बाद ही एक क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप में ज़्यादा गहराई आएगी। ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग एक टॉपिक पढ़ के स्टार्ट करते हैं। क्या? पहला वाला कि लोक सेवा में नीति शास्त्र व मूल्यों का महत्व। देखिए यहां से आपका यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो आते हैं पहले वाला स्टार्ट करते हैं जरा। लोक सेवाओं में नीति शास्त्र व मूल्यों का महत्व, ये आपका टॉपिक है, पहला वाला टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि अगर लोक सेवाओं में नीति शास्त्र व मूल्यों का महत्व हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है।
तो समझ लीजिए ना भैया कि नीति शास्त्र होता क्या है। नीति शास्त्र एक प्रकार का सिद्धांतों का ऐसा समूह है जो यह बताता है कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन से मूल्य नैतिक होते हैं, कौन से मूल्य अनैतिक होते हैं। इन्हीं से नीति शास्त्र से ही मूल्यों का सृजन होता है, ठीक है ना। तो नीति शास्त्र जाकर के आप पहला वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ए भाई नीति शास्त्र व मूल्यों का इंपॉर्टेंस क्या है लोक सेवाओं में। तो समझते हैं। पहला कि जनता का विश्वास बनाए रखने में, दूसरा पारदर्शिता व जवाबदेहिता, तीसरा न्याय और समानता, चौथा नैतिक नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता। ये सब देखिए बेहतर होती है किससे, नीति शास्त्र व मूल्यों को जो है धारण करने से लोक सेवकों मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स को। तो पहला इसमें कह रहा है कि जनता का विश्वास बनाए रखना। तो क्या है, नीति शास्त्र व मूल्यों का पालन करने से जनता का सरकार व प्रशासन पर भरोसा बना रहता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा पक्षवाद से बचा जा सकता है। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंस है। दूसरा पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। अगर नीति शास्त्र और मूल्य होंगे सिविल सेवाओं में तो इसका इंपॉर्टेंस ये निकल के आएगा, आफ्टर मैथ ये निकल के आएगा, तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता बनी रहेगी, ठीक है ना। तो प्रशासन में नीति शास्त्र पारदर्शिता को बढ़ावा देता है जिससे नागरिकों को निष्पक्षता का पता चलता है, ठीक है। जबकि जवाबदेहिता से लोक सेवकों की कार्यशैली जनहित में बनी रहती है। देखिए ऐसा शब्द जब आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर काफी खुश होता है और ड्राफ्टिंग के माध्यम से मतलब कि ये जो है माइंड वॉश करता है। माइंड वॉश मतलब कि अट्रैक्टिव लगता है तो नंबर देने में सहूलियत करता है। तीसरा है न्याय तथा समानता सुनिश्चित करती है। ये नीति शास्त्र तथा मूल्य लोक सेवकों के लिए नागरिकों को समान अवसर तथा न्याय मिलते हैं। कानूनों को निष्पक्षता से लागू करने में सहायता मिलती है। तो ये न्याय तथा समानता। चौथा है नैतिक नेतृत्व व निर्णय क्षमता, ये बेहतर होती है। मतलब कि आपका जो नेतृत्व होगा वो नैतिकता से भरा होगा और जो निर्णय क्षमता होगी वो काफी बेहतर होगी अगर सिविल सेवाओं में नीति शास्त्र व मूल्यों का है तो, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देखिए नैतिक नेतृत्व व निर्णय क्षमता, नीति शास्त्र व मूल्यों से लोक सेवकों को सही और नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है जिससे वे दबाव तथा प्रलोभन से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक ना भैया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखना जरा पांचवा वाला है फैक्टर कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगता है। भाई भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने, लाल फीताशाही तथा अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने में बड़ा सहयोगी भूमिका निभाता है अगर सिविल सेवाओं में नीति शास्त्र व मूल्य हैं तो, ठीक है ना। ये पांचवा महत्व है। छठा महत्व क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मतलब सतत विकास तथा सामाजिक समरसता ये बनी रहती है अगर नीति शास्त्र और मूल्य विद्यमान है किसी सिविल सेवक में तो। मतलब कह रहा है कि सहिष्णुता तथा निष्पक्षता एवं करुणा के मूल्य सामाजिक समरसता तथा धारणी विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि भैया अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको निष्कर्ष क्या देना है, निष्कर्ष क्या देना है। अतः लोक सेवकों द्वारा नीति शास्त्र व मूल्यों का पालन करने से कार्य संस्कृति पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है जिससे एक आदर्श व न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। बहुत ही जबरदस्त, ये जान लीजिए कि अगर ऐसा आपने लिख दिया तो मुझे लग रहा है कि 10 नंबर का है तो कम से कम वो 8 नंबर देगा आपको, ठीक ना भैया। फिलहाल मेंस का क्वेश्चन जो आया है देख लें जरा कि भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम हुआ कार्य संस्कृति को बेहतर करने के लिए लोक सेवकों में नीति शास्त्र व मूल्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। तो जितना हमने बताया ये सारा कुछ का ड्राफ्टिंग जान लीजिए पूरा कंटेंट के माध्यम से हमने दे दिया है। तो ये 150 शब्दों में आपको लिखना है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। टॉपिक आपका क्या है, लोक सेवा या मतलब प्रशासनिक नीति शास्त्र। तो सबसे पहले ये तो जानेंगे ना कि प्रशासनिक नीति शास्त्र होता क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि प्रशासनिक नीति शास्त्र करता क्या है, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र है क्या। तो प्रशासनिक नीति शास्त्र से तात्पर्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्रों में उचित आचरण के सिद्धांतों व मानकों से है। मतलब कि जो आचरण के सिद्धांत व मानक हैं उनको पूरा करना पड़ता है प्रशासनिक नीति शास्त्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये हम समझते हैं कि जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स है कुल मिला जुलाकर उसमें एक करता क्या है। तो पहला कि लोकहित में काम करना पड़ता है। दूसरा राजनीतिक रूप से आपको तटस्थ होना पड़ेगा, गैर तरफदारी, गैर राजनीतिक पक्षवाद, ये सब हमने पढ़ाया था ना, वो सब नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो सब गुण होना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना पड़ता है। तीसरा गोपनीयता को बनाए रखना पड़ता है। भाई किसी ऑपरेशन को आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो जो है मीडिया में आप ले आए शो कर दें तो वो जो आपका ऑपरेशन होगा वो बेकार हो जाएगा। तो गोपनीयता को बनाए रखना। फिर कुशल एवं प्रभावी तथा निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करना।
भाई कुशलता के साथ, इफेक्टिव तरीके से तथा मतलब निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना लेना, इसके माध्यम से आपको सेवाएं प्रदान करना पड़ता है प्रशासनिक नीति शास्त्र अगर है तो। फिर हितों के संघर्ष से बचना, ठीक है ना, जैसे अपना भाई भतीजावाद या किसी पार्टी या क्षेत्र या धर्म या संप्रदाय, इन पर आधारित कार्य ना करना। तो हितों के संघर्ष से बचना, अगर इनका मुद्दा हो, आपसे रिलेट कर रहा हो तो वहां से हट जाना। जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, मतलब कि आपकी संविधान के प्रति, कानून के प्रति, प्राकृतिक न्याय के प्रति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। जल कल्याण के प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, उत्तरदायित्व आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर संविधान, कानून, प्राकृतिक न्याय और न्यायिक निर्णयों के अनुसार आपकी क्या होनी चाहिए, कार्यशैली होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपकी कार्य संस्कृति क्या होगी, बेहतर होगी। तो ये प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या करता है, तो ये सारे डायमेंशन को एक कवर करता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रशासनिक नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है। नजरा, लोक सेवकों के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता, ठीक है ना भैया। तो यहां से मेंस के क्वेश्चन आए हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है वो होता क्या है, एक करता क्या है प्रशासनिक नीति शास्त्र, और फिर हमें पढ़ते हैं कि लोक सेवकों के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी पड़ गई भाई। तो पहला कि प्रशासन में नैतिकता के आयामों की उपेक्षा होती है, मतलब कि कोई कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो किया जाता, इसलिए नीति शास्त्र की जरूरत है। राजनीतिक पक्षपात, मतलब कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं किसी न किसी राजनीतिक जो है पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। कोई बीजेपी से, कोई सपा से, कोई कांग्रेस से, मतलब कि वो राजनीतिक पक्षपात करते हैं या सरकार के जो है आधार पे काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये समस्या है, इसलिए भाई नीति शास्त्र की जरूरत है। करप्शन बड़े पैमाने पर है, आप जानते हैं कि मतलब 130 देशों में 96वां स्थान भारत का है, तो एक करप्ट कंट्री भारत है, तो वहां पर नीति शास्त्र का होना बेहद जरूरी है। फिर स्वहित को महत्व देना, मतलब कि अगर अपना ही कोई मुद्दा आ जाए, अपने परिवार का, समाज का या फिर क्षेत्र का, समुदाय का, तो वहां स्वहित को थोड़ा सा ये महत्व देने की कोशिश करते हैं, नीति शास्त्र की जरूरत है। नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता का उल्लंघन, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स का जो उल्लंघन हो रहा है, इसलिए नीति शास्त्र की जरूरत है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, लोक सेवकों को जन अनुकूल बनाने के लिए, मतलब कि जो लोक सेवक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जो है जन कल्याण पर आधारित कार्य करने के लिए नीति शास्त्र की जरूरत है। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आदि के लिए नीति शास्त्र की क्या है, आवश्यकता है। तो ये हमने एक रिक्वायरमेंट मतलब बताया कि क्यों जो है जरूरत है नीति शास्त्र की, लोक सेवकों के लिए, प्रशासन के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए। फिर आपका एक मेंस का क्वेश्चन है, प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या है, लोक प्रशासकों में नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है। ये 150 शब्दों का है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको आपको राइट डाउन करना है, ठीक ना भैया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ इसी बैलूम में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, अपने उदाहरण लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।